हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज का जो टॉपिक है फार्मास्यूटिक्स में वो है पोसोलॉजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बीफार्म फर्स्ट ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस दोनों पूछे जाते हैं। तो आज हम देखेंगे पोसोलॉजी क्या होती है और क्या क्या फैक्टर हैं जो पोसोलॉजी को अफेक्ट करते हैं। तो आज इन्हीं दो चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे और इसी में डोज कैलकुलेशन होता है चाइल्ड के लिए, जो कि नेक्स्ट वीडियो में इसका हम लोग डिस्कशन करेंगे कि बच्चों के लिए हम लोग डोज कैलकुलेशन कैसे करते हैं। लेकिन आज हम लोग पढ़े करते हैं पोसोलॉजी के साथ। पोसोलॉजी डेराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड से डेराइव किया गया, जिसमें दो वर्ड होते हैं, पोसोस एंड लोगस। पोसोस का मतलब होता है हाउ मच, यानी यहाँ पे हम लोग बात करते हैं क्वांटिटी की, या हम लोग बात करेंगे अमाउंट की। ठीक है। लोगस मीन्स साइंस, यानी ये विज्ञान है, यानी एक तरह से कह सकते हैं अमाउंट और क्वांटिटी का विज्ञान है। अब अमाउंट की बात करें तो किसके अमाउंट की बात करेंगे हम लोग अमाउंट की बात करेंगे ड्रग की। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि ड्रग का कितना अमाउंट रिक्वायर्ड है, यानी ड्रग के अमाउंट के साइंस की बात करेंगे कि किस पेशेंट्स को कितनी ड्रग हमें देनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखा गया पोसोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन डील विथ द डोज और क्वांटिटी ऑफ ड्रग। ठीक, जो किसके साथ डील करेगा, डोज या क्वांटिटी ऑफ ड्रग। और ये ड्रग क्या काम करता है, यही हमारे ड्रग एक्शन या थेराप्यूटिक एक्शन को शो करता है। थेराप्यूटिक एक्शन कहते हैं हम लोग, या फिर हम कह सकते हैं ड्रग एक्शन। यानी पैरासीटामोल हमने लिया, पैरासीटामोल का काम क्या है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन या थेराप्यूटिक एक्शन या ड्रग एक्शन। ये क्या करता है, टेम्परेचर को डिक्रीज करता है, ये इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन है। तो इसीलिए हम लोग उस ड्रग के डोज और क्वांटिटी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि किस कंडीशन में हमें डोज ज्यादा देनी चाहिए और किस कंडीशन में हमें डोज कम देनी चाहिए। डोज ऑफ ड्रग वेरीज फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट, बिल्कुल करेक्ट है। पेशेंट टू पेशेंट अगर जाए तो डोज वेरी करेगी। कैसे वेरी करेगी, अभी नीचे हम लोग फैक्टर्स में देखेंगे। एक पॉइंट और लिखा गया है कि द शेड्यूल ऑफ डोजिंग। शेड्यूल क्या है, जैसे एग्जांपल लिखा गया 4 टाइम अ डे फॉर 10 डेज, यानी 4 टाइम अ डे यानी दिन में 4 बार 10 दिन के लिए दवा लेनी है, इज रिफर टू एज डोजेज रेजिमेन। डोजिंग का जैसे 4 टाइम अ डे, 3 टाइम अ डे, वंस अ डे, इसको हम लोग कहते हैं डोजेज रेजिमेन। तो अगर आपसे कोई कहे व्हाट इज अ डोजेज रेजिमेन, तो आप कहेंगे शेड्यूल ऑफ डोजिंग, यानी ड्रग देने का जो शेड्यूल है उसी को हम लोग कहते हैं डोजेज रेजिमेन। ठीक है। अब देखें क्या क्या फैक्टर हैं जो हमारे डोज ऑफ ड्रग को अफेक्ट करेंगे, यानी कब किस कंडीशन में डोज ज्यादा देनी या कम देनी, वो क्या क्या फैक्टर हैं। तो पहला एज है, फिर सेक्स है, फिर बॉडी साइज है, फिर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, इन्वायरमेंटल फैक्टर है, फिजियोलॉजिकल स्टेटस है, पैथोलॉजिकल स्टेटस है, एक्यूमुलेशन है, ड्रग एंटागोनिज्म में इंटरैक्शन में एंटागोनिज्म, एडिटिव है, सिनर्जिज्म की बात करेंगे, इडियोसिंक्रेसी की बात करेंगे, जेनेटिक डिजीज की बात करेंगे, टॉलरेंस की बात करेंगे, टैकीफाइलेक्सिस की बात करेंगे, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस, हैबिचुएशन और एडिक्शन की बात करेंगे। ठीक है। तो ये 17 पॉइंट्स का हम लोग डिस्कशन करेंगे, जिसमें देखेंगे कि कैसे एज, सेक्स या बॉडी साइज, ये जो फैक्टर्स हैं कैसे हमारे डोज को अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। फैक्टर डिस्कस करते हैं एज। तो यहाँ पे लिखा गया ह्यूमन बींग्स कैन बी कैटेगराइज इनटू फॉलोइंग एज ग्रुप्स। इन्फेंट्स, 1 साल से छोटे बच्चों को इन्फेंट्स कहते हैं। चिल्ड्रेन, 1 से 12 साल के बच्चों को। एडोलेसेंट, 12 से 16 या 18 साल के बच्चों को। एडल्ट, जो 18 साल से ऊपर के बच्चे होते हैं उनको हम लोग एडल्ट बोलते हैं, जिनका स्टैंडर्ड वेट 70 kg माना जाता है। और बॉडी सरफेस एरिया, बीएसए को कहते हैं बॉडी सरफेस एरिया, 1.7 to 1.8 मीटर स्क्वायर। और 60 से ऊपर को हम लोग कहते हैं जेरियाट्रिक्स। तो जनरल देखा जाए अगर कहा जाता है तो हम लोग कहते हैं चाइल्ड, चिल्ड्रेन, एडल्ट और जेरियाट्रिक। लेकिन फिर अगर क्लासीफाई देखा जाए तो एक और मैंने क्लासिफिकेशन यहाँ पे लिखा गया है कि जो 1 महीने से छोटे बच्चे होते हैं उनको हम नियोनेट्स बोलते हैं। 1 महीने से 12 महीने के बच्चों को इन्फेंट्स बोलते हैं, और 12 से 36 महीने यानी 3 साल के बच्चों को टुडलर बोलते हैं, और 3 से 12 साल को चाइल्ड,
और 12 से 18 साल को एडोलेसेंट। तो ये क्लासिफिकेशन है, लेकिन आपको जनरली याद रखना है कि चिल्ड्रेन होते हैं, एडल्ट्स होते हैं और जेरियाट्रिक्स होते हैं। अब यहाँ पे इस तरह से क्लासिफिकेशन आप याद रख सकते हैं, न्यूनेट्स, इन्फेंट, टुडलर, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट। अब देखा जाए चिल्ड्रेन में अगर बात किया जाए, जो बच्चे होते हैं चिल्ड्रेन में, एंजाइम सिस्टम ऑफ लीवर एंड रीनल एक्सक्रीशन इज लेस डेवलप्ड। यानी जो बच्चे होते हैं उनमें जो लीवर में जो एंजाइम्स होते हैं और जो रीनल एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, यानी जो यूरिनेशन में हेल्प करते हैं, वो डेवलपमेंट उसका कम होता है। अब जो लीवर में एंजाइम होते हैं वो मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ड्रग को मेटाबोलाइज करते हैं, और मेटाबोलाइज करने के बाद जो रीनल सिस्टम होता है ये ड्रग को बाहर निकालना मीन्स एक्सक्रीट करता है। ये दोनों चीजें कम है, ड्रग मेटाबोलाइज भी नहीं होगी और रीनल यानी सिस्टम से बाहर भी जल्दी नहीं जाएगा। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, डोज शुड बी लेस देन एन एडल्ट। यानी बच्चों में डोज बड़ों से क्या देते हैं हम लोग, कम देते हैं। तो देखा भी है ड्रग की डोज जो होती है, जैसे पैरासीटामोल हम लोग 500 mg खाते हैं, लेकिन बच्चों की डोज 500 mg से कम होती है, और वो डोज उनके एज पे डिपेंड करती है कि उनकी एज क्या है। उस पर हम लोग चाइल्ड का डोज कैलकुलेशन होता है कि कैसे भी इनका डोज कैलकुलेट करते हैं कि किस एज में कितनी डोज देनी है, इसका फॉर्मूला होता है। इसको एक नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा डिटेल बताऊंगा कि कैसे हम लोग बच्चों की डोज को कैलकुलेट करते हैं। देखा गया कि द ब्लड ब्रेन बैरियर ऑफ चिल्ड्रेन आर नॉट वेल डेवलप्ड, सो मोर सेंसिटिव टू CNS स्टिमुलेंट। ब्लड ब्रेन बैरियर ये एक ऐसा बैरियर है जो ब्रेन में दवाओं को जाने से रोकता है। जो अनवांटेड चीजें वो ब्रेन में नहीं जाती हैं, तो इनका ब्लड ब्रेन बैरियर डेवलप नहीं होता है, यानी ये उतना सक्षम नहीं होते हैं कि सारी चीजों को रोक पाए। तो इसलिए जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट, ड्रग बच्चों को नहीं देनी चाहिए, अदरवाइज ये क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्रॉस कर जाएगा और इनको साइड इफेक्ट आ सकते हैं। ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ एमॉक्सिसिलिन इज हायर बिकॉज ऑफ लेस गैस्ट्रिक एसिडिटी। अब इसका मतलब कहा गया कि जो एमॉक्सिसिलिन है इसका बच्चों में एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, क्योंकि बच्चों का जो गैस्ट्रिक है उसकी एसिडिटी कम होती है। अगर बच्चों एज कंपेयर टू एडल्ट देखा जाए तो बच्चों की जो एसिडिटी होती है, यानी जो गैस्ट्रिक में HCl होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू द एडल्ट। तो यहाँ पे देखा जाए एमॉक्सिसिलिन के साथ एक ड्रॉबैक है कि जितना ज्यादा pH कम होगा एमॉक्सिसिलिन का एब्जॉर्प्शन उतना पुअर होता है, क्योंकि एमॉक्सिसिलिन का ब्रेकडाउन हो जाता है। तो जब एसिडिटी कम कर दी जाए तो उस कंडीशन में एमॉक्सिसिलिन का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। तो ओवरऑल जो हमें ये चीज याद रखनी है कि जब हम चिल्ड्रेन की बात करते हैं तो चिल्ड्रेन में डोज एडल्ट के कंपेयर कम होता है, और इसके लिए हम लोग फॉर्मूले यूज करते हैं और फॉर्मूले की हेल्प से जानते हैं कि बच्चों में डोज का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। अब देखा था एज की बात की जाए तो एल्डरली पेशेंट्स की बात की जाए, जेरियाट्रिक्स में यानी ओल्ड एज के पेशेंट्स में, तो ओल्ड एज के पेशेंट में कहा गया कि रीनल फंक्शन डिक्लाइन होता है, यानी यहाँ पे भी एक्सक्रीशन की प्रॉब्लम है। मेटाबॉलिज्म रेट इन द लीवर आल्सो डिक्रीजेज, यानी यहाँ पे भी लीवर का फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। अब ड्रग एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन बिकम स्लोअर, यानी जो GIT से यानी स्टमक से जो ड्रग एब्जॉर्ब हो रहा था GIT से वो पुअर हो जाता है। तो डोज शुड बी लेस देन द एडल्ट। अब यहाँ पे भी डोज जो होती है एज कंपेयर टू द एडल्ट हम लोग क्या देते हैं, कम देते हैं। तो एल्डरली पेशेंट मोर सेंसिटिव टू हिप्नोटिक्स, ट्रैंक्विलाइजर विच में प्रोड्यूस कंफ्यूजन स्टेट इन देम, यानी हिप्नोटिक्स होते हैं ड्रग और ट्रैंक्विलाइजर जो ड्रग्स होती हैं ये एल्डरली पेशेंट्स में सेंसिटिव ज्यादा होता है, जिससे इनको कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो यहाँ पे भी देखें जो एज में जो हम लोगों को मोटे तौर पे जो बात हम लोगों ने सीखी वो ये बात देखी कि जो डोज है वो एडल्ट के कंपेयर में हम लोग जेरियाट्रिक्स यानी एल्डरली पेशेंट्स में भी डिक्रीज करते हैं और बच्चों में भी डिक्रीज करते हैं। यानी एडल्ट के केस में डोज ज्यादा होता है, लेकिन चाइल्ड के केस में डोज कम होगा, और ओल्ड एज के पेशेंट के कंडीशन में भी डोज कम यूज की जाएगी। ठीक है। अब आते हैं सेकेंड फैक्टर की तरफ, जो सेक्स की बात की गई यहाँ पे। तो सेक्स की जो बात की गई यहाँ पे कहा गया फीमेल नीड लेस अमाउंट ऑफ डोज देन मेल। एक कॉमन सी बात होती है, जनरली ये फॉलो होता नहीं है, लेकिन ये कहा गया कि फीमेल में मेल के कंपेयर में डोज कम यूज होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बॉडी फैट फीमेल में
ज्यादा होता है। अब एक्सेप्शन देखा जाए, क्या है एक्सेप्शन है कि फॉर हिमेटिनिक्स जो होते हैं मोर ब्लड लॉस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुम, यानी जो आयरन की गोली है वो मेल के कंपेयर में फीमेल को ज्यादा दी जाती है। वो इसलिए दी जाती है क्योंकि फीमेल में ब्लड का लॉस होता है, और वो लॉस क्या होता है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुम। तो मेंस्ट्रुम के दौरान ब्लड का लॉस होता है जिससे हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी कम हो जाती है। हीमोग्लोबिन कम होने के नाते इनको हिमेटिनिक्स ज्यादा देना पड़ता है एज कंपेयर टू द मेल। अब एक पॉइंट लिखा गया, स्पेशल केयर शुड बी टेकन इन केस ऑफ वुमेन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुम, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। यानी ये जो तीन कंडीशन है, जब मेंस्ट्रुम है यानी जब प्रेगनेंसी है, और जब लैक्टेशन यानी जब मदर फीड करती है बच्चे को, उस कंडीशन में हमें ड्रग का जो चुनाव है, जो ड्रग देनी है, उसमें बहुत ध्यान देना है। और स्पेशली जब प्रेगनेंसी होती है और लैक्टेशन होता है, इसमें ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में कहीं ना कहीं आप जो भी ड्रग देते हैं उससे बच्चे जो होते हैं, जो फीटस है जो डेवलप हो रहा है वो अफेक्टेड होता है, या जो ग्रोइंग बेबी है वो अफेक्टेड होता है। अब इसमें पहला लिखा गया स्ट्रॉन्ग परगेटिव्स। परगेटिव जो पेट को साफ करते हैं, परगेटिव शुड नॉट गिवन इन द मेंस्ट्रुम एंड प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी और मेंस्ट्रुम के कंडीशन में स्ट्रॉन्ग परगेटिव्स हमें नहीं देना चाहिए। अगर हमें देना भी है तो माइल्ड देना है, जो कि जिसका इफेक्ट बहुत कम होता है। अगर इसेंशियल है, कॉन्स्टिपेशन है, तो बहुत माइल्ड देना है, अदरवाइज हम परगेटिव्स को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। एंटी मलेरियल एर्गोट एल्कोलाइड शुड नॉट टेकन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टू अवॉइड द डिफॉर्मेशन ऑफ द फीटस। तो एंटी मलेरियल ड्रग्स जो हैं और एल्कोलाइड्स जो होते हैं वो बच्चों में डिफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं, तो हमें ये ड्रग भी नहीं देनी चाहिए। क्लोरामफेनिकॉल प्रेगनेंसी में नहीं देना चाहिए क्योंकि ग्रे बेबी सिंड्रोम कॉज करता है। बच्चे का जो कलर होता है ग्रे कलर का होता है। ड्यूरिंग द लैक्टेशन, जब मदर बच्चे को फीड करती है, ड्रग लाइक एंटाहिस्टामिन, मॉर्फिन, टेट्रासाइक्लिन आर एक्सक्रीटेड इन मिल्क शुड बी अवॉइड और यूज कॉशनली। अब यहाँ पाया गया कि जो लैक्टेशन है, लैक्टेशन में जो एंटीहिस्टामिन है, चाहे मॉर्फिन है, चाहे टेट्रासाइक्लिन है, ये मिल्क में एक्सक्रीट होते हैं। जब मिल्क में एक्सक्रीट होगा तो ये बच्चा भी इसको यूज करेगा, बच्चे के अंदर भी ये ड्रग जाएगी, और बच्चे के अंदर ड्रग जाएगी तो बच्चों के अंदर साइड इफेक्ट क्रिएट कर सकता है। इसलिए अगर यूज करना है तो कॉशनली यूज करना, या तो नहीं यूज करेंगे। जैसे इसमें एक टेट्रासाइक्लिन ड्रग है, टेट्रासाइक्लिन क्या है, कैल्शियम के साथ बाइंड करता है। अब जब ये कैल्शियम के साथ बाइंड करेगा तो बच्चों में कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाएगी, और जब बच्चों में कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाएगी तो इनके बोन का डेवलपमेंट नहीं होगा, इनके टिथ का डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। तो लैक्टेशन में अगर मदर को टेट्रासाइक्लिन हम लोग देते हैं तो टेट्रासाइक्लिन देने से क्या होगा कि बच्चों के अंदर कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए जब हम लोग प्रेग्नेंट वुमेन या फिर लैक्टेशन जो मदर है या मेंस्ट्रुएशन के शक्ल में, हमें ड्रग का चुनाव करना है, और अगर हमें वो ड्रग देनी है तो उसका डोज कम करेंगे, या तो कॉशनली उस ड्रग को हम देंगे। ठीक है, तो ये आपका सेक्स के साथ था, मेल और फीमेल। फीमेल के समय थोड़ा हमें ज्यादा ध्यान देना है, और वो भी हमें मेंस्ट्रुम, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन। तीसरा है बॉडी साइज, वेट, इट इन्फ्लुएंस द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी। यानी बॉडी साइज एंड बॉडी वेट भी ड्रग को आपके इन्फ्लुएंस करता है। एवरेज एडल्ट डोज इज कैलकुलेटेड फॉर पर्सन 70 kg, जो स्टार्टिंग में मैंने बताया कि जो स्टैंडर्ड वेट माना जाता है वो 70 kg माना जाता है। अब देखा जाए कि हमें अगर बॉडी वेट के हिसाब से डोज कैलकुलेट करनी है तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, इंडिविजुअल डोज। तो फॉर ओबेज यानी जो फैटी जो मोटे होते हैं, लीन जो थिन होते हैं यानी जो दुबले पतले होते हैं पेशेंट, डोज में भी कैलकुलेटेड ऑन द बॉडी वेट बेसिस। यानी अब आप कहें कोई मोटा आदमी है, कोई पतला आदमी है, उस कंडीशन में अगर हमें डोज कैलकुलेट करना है तो बॉडी वेट के हिसाब से डोज कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ पे करेंगे इंडिविजुअल डोज, यानी वो बॉडी वेट केजी में लिखेंगे, डिवाइड करेंगे 70 से, और एडल्ट डोज जो है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो डोज निकल के आएगी वो हमारा होगा इंडिविजुअल डोज। अनदर मेथड देखा जाए डोज कैलकुलेशन का, बॉडी सरफेस एरिया के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। बॉडी सरफेस एरिया के हिसाब से कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। इंडिविजुअल डोज में बॉडी सरफेस एरिया, जो पेशेंट का बॉडी सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट करने के बाद 1.7 से डिवाइड करेंगे,
और एवरेज डोज से मल्टीप्लाई करेंगे तो बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग हम लोग डोज का कैलकुलेशन कर लेंगे। बॉडी सरफेस एरिया कैलकुलेट करने के लिए BS से जो स्टार्टिंग है 1.7, कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बॉडी वेट लेंगे 0.425 मल्टीप्लाई बाई हाइट, यहाँ पे 0.725 और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 0.007184 से, तो क्या निकल के आएगा? बॉडी सरफेस एरिया करके कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि कौन कौन से रूट है जिसके थ्रू हम लोग ड्रग को देते हैं। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देखा जाए कि भी इफेक्ट करता है एफिकेसी ऑफ द ड्रग को। तो इंट्रावेनस IV जो हम लोग यूज करते हैं, IV यूजली स्मॉलर देन द ओरल डोज। तो IV का जो डोज होता है वो ओरल से कम होता है बिकॉज ड्रग एडमिनिस्टर्ड डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। अब देखें जो भी ड्रग हम लोग यूज करते हैं, ड्रग हम लोग दो चीज के लिए यूज करते हैं, एक तो लोकल एक्शन के लिए यूज करते हैं और एक सिस्टमिक एक्शन के लिए यूज करते हैं। लोकल एक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे स्किन की बात करते हैं, और जब सिस्टमिक की बात की जाती है तो ड्रग को ब्लड में पहुंचना आवश्यक है। अगर ड्रग ब्लड में नहीं पहुंचेगा तो उस कंडीशन में आपको सिस्टमिक एक्शन नहीं मिलेगा। अब ब्लड में जाने के लिए ओरल रूट अगर हमने लिया तो ओरल रूट में पहले ड्रग जाएगा GIT में, और GIT के बाद कहाँ पहुंचेगा? ब्लड में। लेकिन जब IV रूट से देंगे तो IV रूट डायरेक्ट कहाँ ड्रग को इंजेक्ट करेगा? ब्लड में। तो यहाँ पे कहा गया कि जब GIT में ड्रग होगा तो हो सकता है कुछ ड्रग एब्जॉर्ब न हो, तो उस कंडीशन में डोज आपको ज्यादा देनी पड़ेगी। लेकिन जब IV सिस्टम आप फॉलो कर रहे हैं तो आप सारा ड्रग आप कहाँ भेज रहे हैं? ब्लड में। तो इस कंडीशन में ओरल के कंपेयर में IV का डोज क्या होगा? कम होगा। तो द ऑनसेट ऑफ एक्शन इज क्विक। अगर IV से आप ड्रग देते हैं तो आपको ऑनसेट ऑफ एक्शन यानी एक्शन तुरंत फास्ट मिलेगा। और हम लोग देखते भी हैं कि जितने भी इमरजेंसी केसेस होते हैं उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं? IV इंजेक्शन यूज करते हैं, और उसमें भी हम लोग IV को प्रीफर करते हैं। देयर में भी चांस ऑफ ड्रग टॉक्सिसिटी इज हायर इन IV रूट। अब यहाँ पे टॉक्सिसिटी होने के भी चांसेस IV में सबसे ज्यादा होते हैं, इसलिए IV से जब हम ड्रग देते हैं तो बहुत कॉशनली से देते हैं, बहुत प्रिकॉशन से देते हैं। अब यहाँ पे लिखा गया रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करेगा, यानी ड्रग जो एब्जॉर्ब हो रही है कैसे इंक्रीज करेगा? सब क्यूटेनियस से ज्यादा IM में होता है और IM से रेक्टल IV में होता है। ड्रग डोज ऑफ ड्रग इंक्रीज, ड्रग ऑफ डोज इंक्रीज कैसे करेंगे? IV अब ये घट रहा, अगर एरो देखें ये एरो बढ़ रहा है इधर, यानी सबक्यूटेनियस IM रेक्टल IV की तरफ जा रहे हैं, तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन हमारा बढ़ रहा है। लेकिन डोज की बात करें तो उल्टा हो रहा, IV में डोज कम है, रेक्टल में डोज कम है, IM में डोज कम है, और सबक्यूटेनियस में फिर हमारा ओरल। ठीक है, तो ये हमारा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, यानी सबसे ज्यादा डोज हम किस में देते हैं? ओरल में, उसके बाद सबक्यूटेनियस में, फिर IM में, फिर रेक्टल में, फिर IV में। ठीक है, इसी तरह से एब्जॉर्प्शन की बात की गई, सबसे कम एब्जॉर्प्शन ओरल में हुआ, फिर सबक्यूटेनियस में हुआ, फिर IM में, फिर रेक्टल में, फिर IV में। तो ये रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई। अब हम लोग बात करेंगे टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का। टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में देखा जाए तो टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में क्या कहा जा रहा है कि द ड्रग आर मोस्ट क्विकली एब्जॉर्ब फ्रॉम एम्प्टी स्टमक, यानी खाली पेट ड्रग बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होती है। यानी अगर हम लोग एम्प्टी स्टमक ड्रग लें तो हमें ड्रग का इफेक्ट बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक, द प्रेजेंस ऑफ फूड इन द स्टमक डिले द एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग, यानी अगर पेट में या स्टमक में फूड है तो ये फूड क्या करेगा? एब्जॉर्प्शन को डिले करेगा, और जब डिले करेगा तो जो ड्रग का एक्शन है वो भी क्या मिलेगा? डिले मिलेगा। तो यानी कहा जाए कि सारी दवा खाली पेट खा लें, लेकिन ऐसा नहीं है। इरिटेंट ड्रग जो इरिटेशन कॉज करते हैं, जैसे आयरन है, एस्प्रिन है, क्लोरोक्विन और बहुत सारी ड्रग हैं जो इरिटेशन कॉज करते हैं, इज गिवन आफ्टर मील सो इट प्रोड्यूस लेस इरिटेशन। ठीक, जब एम्प्टी स्टमक देंगे अगर आयरन और एस्प्रिन को, क्योंकि एस्प्रिन क्या होता है? एसिडिक होता है। एस्प्रिन एसिडिक है, जब एस्प्रिन एसिडिक है, जब इसको हम देंगे तो स्टमक ज्यादा एसिडिक होता है और ज्यादा इरिटेशन होगा, तो जलन आपको महसूस होगा, तो आपको डिस्कम्फर्ट होगा। ठीक, तो ये डिस्कम्फर्ट ना हो तो हम इसको क्या देते हैं? फूड के बाद देते हैं। खाना खा लिए, अब खाने के बाद स्टमक में आपका जो कंटेंट है वो ज्यादा हो गया,
अब आपका जो एस्प्रिन है वो डाइल्यूट हो गया, यानी जो ड्रग डाइल्यूट हो गए, इससे इरिटेशन कम होगा और आपको जलन कम होगी। एपेटाइजर, एपेटाइजर कहा जाता है जो भूख लगने वाली दवा होती है। एपेटाइजर, एपेटाइजर गिवन बिफोर मील, यानी खाना खाने से पहले देंगे। लैक्सेटिव जो होते हैं, जो पेट साफ करने की दवा होती है, जिसको हम लोग कॉन्स्टिपेशन में यूज करते हैं, जिन लोगों को फीकल मैटर या में प्रॉब्लम होती है, उनको लैक्सेटिव दिया जाता है। और लैक्सेटिव कब दिया जाता है? प्रिफर किया जाता है नाइट में दिया जाए, ताकि मॉर्निंग में है उनका क्या हो जाए, पेट क्लियर हो जाए, साफ हो जाए, कॉन्स्टिपेशन का जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए। तो एपेटाइजर हम लोग खाना खाने से पहले देते हैं, एपेटाइजर जो भूख लगने वाली दवा है। लैक्सेटिव हम लोग रात में देते हैं। तो अब देखिए एंटासिड, एंटासिड ड्रग टेकन बिफोर मील, यानी जो एंटासिड है जो एसिडिटी को कम करता है वो खाना खाने से पहले लेंगे। तो टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट होता है, ड्रग टू ड्रग वेरी करती है कि हमें ड्रग कब लेनी है, मॉर्निंग में लेनी है कि नाइट में लेनी है, कि खाना खाने से पहले लेना है या खाना खाने के बाद लेना है। इसके बाद हमारा आता है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर में डे लाइट और डार्कनेस। डे लाइट को कहा जाता है स्टिमुलेंट। डे लाइट को स्टिमुलेंट इसलिए कहा जाता है कि हम लोग दिन में जगते हैं और एक्टिव रहते हैं। डार्कनेस को सिडेटिव्स, मतलब नींद। डार्कनेस में सिडेटिव्स, यानी हमारा ये बायोलॉजिकल क्लॉक सेट है कि दिन में हम लोग जगते हैं और रात में सोते हैं। तो डे लाइट इज स्टिमुलेंट है। तो स्टिमुलेंट यानी जो एक्टिविटी को इंक्रीज करे उसको हम लोग कहते हैं स्टिमुलेंट। तो डे लाइट ऑलरेडी स्टिमुलेंट है, तो इस टाइम में अगर डे लाइट में इनहांसिंग द इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेटिंग ड्रग, यानी कोई स्टिमुलेटिंग ड्रग हम लोग यूज कर रहे हैं जो हमारे सीएनएस सिस्टम को स्टिमुलेट कर रहा है, उस डे लाइट में हमारी डोज कम है तब भी इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि डे लाइट ऑलरेडी स्टिमुलेट कर और हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम एक्टिवेट है। एंड डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग मतलब कम करेगा इफेक्ट ऑफ हिप्नोटिक्स, यानी अगर हमें किसी चीज को डिप्रेशन में लाना है तो उस कंडीशन में डे लाइट में हमें डोज ज्यादा देनी पड़ेगी। डार्कनेस में देखा जाए, डार्कनेस क्या सिडेटिव से नींद की बात है, तो हिप्नोटिक्स आर मोर इफेक्टिव एट द नाइट्स, यानी जो नाइट में है हिप्नोटिक्स ज्यादा काम करते हैं एज कंपेयर टू द डे। ठीक, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, टी की बात की जाए, तो टी अगर आप लोग दिन में यूज करते हैं तो उसकी डोज कम लें तो भी ठीक है, लेकिन अगर रात में आपको जगना है तो उस कंडीशन में टी की क्वांटिटी ज्यादा होगी तभी इफेक्टिव होगा, अदरवाइज आपको नींद आ जाएगी। तो डोज ऑफ सिडेटिव्स, नींद की जो दवा है, रिक्वायर्ड इन अ डे टाइम विल बी हायर देन एट नाइट, यानी सिडेटिव्स जो होती है वो नींद की दवा होती है, जो नींद की दवा होती है वो नींद की दवा में कहा गया कि सिडेटिव्स अगर दिन में देते हैं तो उसकी डोज ज्यादा देनी है और रात में देते हैं तो डोज उसकी कम होगी। एल्कोहल इज बेटर टॉलरेटेड इन विंटर देन इन समर, तो यहाँ पे भी इन्वायरमेंटल का फैक्टर है कि जो एल्कोहल होता है इसकी जो टॉलरेंस ठंडी में अच्छी होती है एज कंपेयर टू द गर्मी। ये भी बहुत से लोग देखेंगे कि अल्कोहल जो गर्मी में है उसका इफेक्ट ज्यादा मिलेगा, लेकिन अगर ठंडक में पीते हैं तो उसका इफेक्ट कम मिलता है। तो टॉलरेंस जो बात करी वो आपका कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल फैक्टर पे भी काम करता है। ठीक है, तो ड्रग का भी इन्वायरमेंटल फैक्टर पे काम करता है कि अगर स्टिमुलेंट ड्रग है तो दिन में डोज कम देनी पड़ेगी, रात में ज्यादा, और अगर सिडेटिव्स अगर कोई आप डिप्रेशन वाली ड्रग दे रहे हैं तो उस कंडीशन में दिन में डोज ज्यादा होगी और रात में डोज कम होगी। ठीक है, तो ये हमारा था टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और इन्वायरमेंटल फैक्टर। अब नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं, फिजियोलॉजिकल स्टेट। फिजियोलॉजिकल स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ट्रीटमेंट में। फिजियोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड कैन अफेक्ट द रिस्पॉन्स ऑफ द ड्रग, ड्रग का रिस्पॉन्स इसी पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल, नर्वस एंड एनॉक्सियस पेशेंट रिक्वायर मोर जनरल एनेस्थीसिया, यानी जो पेशेंट नर्वस होते हैं, जो एनॉक्सियस पेशेंट्स होते हैं, उनमें जो एनेस्थीसिया होता है उसकी डोज ज्यादा दी जाती है। अब फिजियोलॉजिकल सेटअप का मतलब क्या, माइंड जो होता है, कहीं ना कहीं माइंड भी हमारे हेल्थ ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। तो अगर आपका माइंड सेटअप है कि मैं बीमार हूं तो आप अल्टीमेटली धीरे धीरे बीमार हो जाएंगे। अगर आपका माइंड सेटअप है कि मैं बीमार हूं, मुझे दवा चाहिए, तो बिना दवा के आप ठीक भी नहीं होंगे। तो फिजियोलॉजिकल स्टेटस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फिजियोलॉजिकल स्टेटस आपके ड्रग को रिस्पॉन्ड करेगा। इसी में फिजियोलॉजिकल स्टेट में जो बहुत से लोग जो मैनिक पेशेंट्स होते हैं या फिर जो लोग जिनका साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है, जो डिप्रेशन के शिकार होते हैं, उनको ड्रग दी जाती है प्लेसेबो।
प्लेसेबो ड्रग होती है डमी ड्रग जिसमें कोई मेडिसिन यूज नहीं होता है। तो प्लेसेबो क्या होती है? इट इज अ इनर्ट सब्सटेंस, यानी इसमें कोई भी ड्रग नहीं है। इनर्ट सब्सटेंस दैट डोज नॉट कंटेन एनी ड्रग, यानी ये एक इनर्ट सब्सटेंस है और इसमें कोई भी ड्रग नहीं होती है। इट इंक्लूड्स इनर्ट टैबलेट्स, जैसे शुगर की पिल्स होंगी, इनर्ट इंजेक्शन होते हैं जैसे सलाइन हो गया, डिस्टिल वाटर होगा, और सैम सर्जरी, एक फेक सर्जरी की जाती है। आपको लगेगा कि आपकी सर्जरी की गई, लेकिन सर्जरी नहीं किया गया है। ये इसलिए यूज किया गया क्योंकि कहीं ना कहीं पेशेंट जो होते हैं, कुछ लोग साइकोलॉजिकली जो पागल टाइप के होते हैं, उनको कहा जाता है कि वो कुछ इस तरह का साइकोलॉजिकल उनका डेवलप होता है कि उनको बिना मेडिसिन के वो ठीक नहीं होंगे। तो उनका साइकोलॉजिकली ट्रीटमेंट क्या किया गया? उनको दवा दी गई, शुगर की टैबलेट दे दी गई, उन्हें लगा हम दवा खा रहे हैं और ठीक हो गए। इंजेक्शन लग जाता है, बहुत सारे पेशेंट जो कहेंगे इंजेक्शन लगेगा तभी ठीक होंगे, तो उनको डिस्टिल वाटर का इंजेक्शन लगा दिया गया और उनका विल पावर स्ट्रांग हो गया और ठीक हो गए। इसी तरह से फेक सर्जरी की जाती है कुछ लोगों को कि आप भी आपकी सर्जरी से ठीक होगा, तो आपकी फेक सर्जरी कर दी, अब आपका माइंड। तो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में, आपके ट्रीटमेंट में अगर आपका विल पावर स्ट्रांग नहीं है तो आपका ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं होगा। तो सम पेशेंट ऑफन गेट सम फिजियोलॉजिकल इफेक्ट फ्रॉम दिस प्लेसेबो, बहुत सारे लोग इस प्लेसेबो से ठीक हो जाते हैं, यानी कहीं ना कहीं उनका प्रॉब्लम क्या थी? साइकोलॉजिकल स्टेट की प्रॉब्लम थी, और वो साइकोलॉजिकल स्टेट हम लोग प्लेसेबो देख के क्या किए? ठीक कर दिए। अब इसके बाद हमारा पैथोलॉजिकल सिस्टम। पैथोलॉजिकल सिस्टम में देखें, इसको हम लोग डिजीज कंडीशन भी कहते हैं कि कोई डिजीज कंडीशन तो क्या है। डिजीज कंडीशन में अगर हम बात करें तो डिजीज कंडीशन में कहा जाता है कि सेवरल डिजीज में अफेक्ट द डोज ऑफ द ड्रग। बहुत सारी डिजीज हैं जो आपके ड्रग के डोज को अफेक्ट करते हैं, जिसमें इसमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज यानी जीआईटी की डिजीज है, जैसे ए क्लोरहाइड्रिया। और ए क्लोरहाइड्रिया का मतलब होता है जिसमें आपके एचसीएल का सिक्रीशन कम हो जाता है। ए क्लोरहाइड्रिया का मतलब होता है एचसीएल का सिक्रीशन कम, यानी रिड्यूस सिक्रीशन ऑफ एचसीएल एसिड इन द स्टमक। अब एचसीएल का सिक्रीशन कम होगा तो जिससे एस्प्रिन का एब्जॉर्प्शन क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा। इसी तरह से लीवर डिजीज में देखा जाए, लीवर सिरोसिस हो गई है तो मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग डिक्रीज करेगा। तो मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग जैसे मॉर्फिन, अब मेटाबॉलिज्म ड्रग का डिक्रीज करेगा तो ड्रग का कंसंट्रेशन आपके सिस्टम में इंक्रीज करेगा और टॉक्सिसिटी होने के चांसेस हो सकते हैं। इसी तरह से किडनी डिजीज में बात की जाए कि एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग रिड्यूस हो जाएगा, अमीनोग्लाइकोसाइड डिजिटॉक्सिन्स, उस कंडीशन में जब ड्रग बॉडी से कम निकलेगी तो भी ड्रग एक्यूमुलेट होगी और टॉक्सिसिटी होने के चांसेस होंगे। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब हम लोग को लीवर डिजीज है, किडनी डिजीज है, जीआईटी डिजीज है, तो इस कंडीशन में हम ड्रग का डोज क्या करते हैं? कम कर देते हैं। तो डोज शुड बी लेस इन लीवर डिजीज, किडनी डिजीज एंड, तो लीवर और किडनी डिजीज होती है तो इनका अलग से हम लोग डोज कैलकुलेशन करते हैं। हेपेटिक कंडीशन में डोज का कैलकुलेशन अलग किया जाता है और किडनी में फिर डोज का कैलकुलेशन अलग किया जाता है। और ये डोज का कैलकुलेशन किडनी में रेट ऑफ एक्सक्रीशन के बेसिस पे करते हैं, किडनी में रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म के बेसिस पे करते हैं। तो इसका अलग से जब फाइनल ईयर में आप बायोफार्म पढ़ेंगे, उस बायोफार्मास्यूटिक्स में अलग से आपको फिर ये लीवर और किडनी डिजीज के बारे में अलग से पढ़ाया जाएगा। आज आप इतना याद रखिए कि अगर हमें किडनी की प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में हमें डोज कम यूज करनी चाहिए। क्यों? लीवर में मेटाबॉलिज्म अफेक्टेड होता है और किडनी में बात करें तो किडनी का काम ही एक्सक्रीशन, तो एक्सक्रीशन अफेक्टेड होगा, इसलिए हम लोग ड्रग के डोज को कम कर देते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एक्यूमुलेशन का। तो नेक्स्ट फैक्टर देखें एक्यूमुलेशन। तो एक्यूमुलेशन का मतलब ही होता है इकट्ठा होना, यानी जो ड्रग है वो हमारे बॉडी में क्या हो जाए? कलेक्ट हो जाए। तो जब बॉडी में कलेक्ट होगा तो इसका अमाउंट क्या होगा? इंक्रीज करेगा, और जब अमाउंट इंक्रीज करेगा तो उससे क्या होगी? टॉक्सिसिटी होगी। ठीक, तो यहाँ पे क्या है? ड्रग विल बी एक्यूमुलेट इन द बॉडी इफ द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज मोर देन रेट ऑफ एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब होता है ड्रग का बाहर निकलना, और एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है ड्रग जब आप ओरल रूट से लेते हैं तो जीआईटी से ये कहाँ जाता है? ब्लड में। ये जो जीआईटी से ब्लड में जा रहा है इसी को हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक, अब ब्लड में जाने के बाद ये एक्शन शो करता है टारगेट साइट पे जाके, एक्शन के बाद ये बॉडी से क्या होता है? एलिमिनेट होता है। तो ये कहा गया कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, यानी ये जो है ये फास्ट है,
यानी जीआईटी से तो ड्रग ब्लड फास्ट जा रहा है, लेकिन ये जो निकल रहा है एलिमिनेशन जो हो रहा है वो क्या है, स्लो है। तो जब एब्जॉर्प्शन फास्ट होगा तो एलिमिनेशन स्लो होगा, तो ड्रग क्या होगी, एक्यूमुलेट होगी। और एक्यूमुलेट होने से क्या हो गया, कहा गया कि स्लोली एलिमिनेट्स द ड्रग एक्यूमुलेटेड इन द बॉडी, बॉडी में एक्यूमुलेट होगी और इससे क्या कॉज होगा, टॉक्सिसिटी। तो यहाँ पे कहा गया प्रोलॉन्ग यूज ऑफ क्लोरोक्वीन कॉज द डैमेज टू रेटिना। क्लोरोक्वीन अगर हम लोग बहुत ज्यादा समय तक यूज करते हैं तो हमारे रेटिना को क्या करेगा, डैमेज करेगा, क्योंकि ये बॉडी में एक्यूमुलेट हुआ और एक्यूमुलेट होने के बाद ये क्या है, इसका साइड इफेक्ट सिस्टम में आया कि रेटिना को डैमेज करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं ड्रग इंटरेक्शन। ड्रग इंटरेक्शन क्या होगा कि अगर दो ड्रग हम लोग एक साथ देते हैं तो रिजल्ट क्या होगा, ड्रग का इफेक्ट या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। ठीक, अब डिक्रीज इंक्रीज का सिस्टम क्या है कि जो अगर डिक्रीज या इंक्रीज होगा तो उससे तीन तरह के इफेक्ट यहाँ पे आ रहे हैं। एक को हम लोग कहते हैं एडिटिव इफेक्ट, एक को सिनर्जिस्टिक इफेक्ट और एक को एंटागोनिज्म। एडिटिव इफेक्ट में अगर देखें तो एडिटिव मीन्स एडिशन। एडिशन का मतलब हो गया कि 1 + 1 जोड़े तो कितना होगा, 2। यानी यहां कहा गया कि जब टोटल फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ 2 और मोर देन 2 ड्रग administered together is equivalent to sum of their individual pharmacological action। यानी यहां कहा गया कि दो ड्रग दिया गया, ड्रग ए और ड्रग बी, इन दोनों का एक्शन, ड्रग ए का एक्शन और ड्रग बी का एक्शन, इन दोनों का एक्शन ऐड कर दें तो इक्विवेलेंट होगा इन दोनों का। यानी 1 इसका ड्रग 1 है, एक्शन इसका 1, तो दोनों का मिला के एक्शन कितना होगा, 2। यानी एक्शन जस्ट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो ये क्या गया कि जब एडमिनिस्टर करते हैं दो या दो से ज्यादा ड्रग टुगेदर इज इक्विवेलेंट टू सम ऑफ देयर इंडिविजुअल फार्माकोलॉजिकल, जो उसका इंडिविजुअल फार्माकोलॉजिकल उसका सम अप हो जाता है। तो सम अप हो गया, इसलिए 1 + 1 2, इसलिए इसको कहा गया एडिटिव इफेक्ट। सिनर्जिज्म में कहा गया कि व्हेन 2 or more than 2 ड्रग यूज्ड इन द कॉम्बिनेशन फॉर्म देयर एक्शन इज इंक्रीज्ड और दिस फिनोमिना इज कॉल्ड सिनर्जिज्म। इसका एक्शन इंक्रीज कर जाएगा, मीन्स 1 दो ड्रग यूज के ए प्लस बी, इसका एक्शन 1 और इसका एक्शन 1, तो एडिटिव के हिसाब से तो 2 होना चाहिए, लेकिन ये 2 न होके ये कितना एक्शन शो कर रहा है, 3 और 4। यानी इसका एक्शन बढ़ गया, दैट इज कॉल्ड पोटेंशिएशन भी इसको कहते हैं सिनर्जिज्म को। यानी दो ड्रग यूज करने से इसकी इफिकेसी बढ़ गई, जो टोटल इफिकेसी से इसकी इफिकेसी बढ़ गई, ऐसे एक्टिविटी को हम लोग कहते हैं सिनर्जिज्म। तो एडिशन में दोनों का सम अप इक्वल होता है और सिनर्जिज्म में जब बात करेंगे तो दोनों के एडिशन से ज्यादा इफेक्ट आपको मिलेगा, ऐसे इंटरेक्शन को हम लोग बोलते हैं सिनर्जिज्म। ठीक है, अब आते हैं एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म का मतलब होता है अपोजिट, एंटागोनिस्ट हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपोजिट। ठीक, एडिटिव हो गया सिनर्जिज्म और एंटागोनिज्म, इसका मतलब होता है अपोजिट। व्हेन द एक्शन ऑफ वन ड्रग इज अपोज्ड बाय द एक्शन ऑफ other drug on the same pharmacological system is known as drug antagonism। Action of one drug, एक ड्रग का एक्शन दूसरे ड्रग के एक्शन द्वारा क्या किया जाए, अपोज कर दिया जाए, उसको हम लोग बोलते हैं एंटागोनिस्ट। यानी हमने दो ड्रग दिया ए और बी, दोनों एक ही रिसेप्टर पे अगर काम कर रहे हैं तो एक क्या करेगा, रिसेप्टर की एक्टिविटी को बढ़ाएगा और एक रिसेप्टर की एक्टिविटी को घटाए, तो इसे ड्रग के कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं एंटागोनिज्म। ठीक, एंटागोनिज्म देखा जाए तो कहा गया कि द यूज ऑफ एंटागोनिस्ट रिस्पॉन्स ड्रग इज वैल्यूएबल इन द ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग। पॉइजन के ट्रीटमेंट में हम लोग एंटागोनिज्म सिस्टम का यूज करते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो इसका इफेक्ट क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। कैसे इसको देखा जाए तो यहाँ पे भी कहा गया कि जो एंटागोनिज्म वो तीन तरह के हैं, कॉम्पिटिटिव या रिवर्सिबल एंटागोनिज्म। कॉम्पिटिटिव का नाम है कि कंपटीशन होगा दो ड्रग के बीच, तो बोथ एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट हैव सेम बाइंडिंग साइट। अब यहाँ पे क्या कहा गया कि जैसे एसिटाइल कोलिन और एट्रोपिन एग्जांपल है, मॉर्फिन एंड नैलेक्सोन इंपॉर्टेंट है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में देखा जाए तो जैसे कहा गया कि ये टैप है, ये एक टैप है, ठीक, अब ये एगोनिस्ट है और ये एंटागोनिस्ट है दो। ये का इसका काम है टैप को ओपन करना और इसका काम है टैप को क्लोज करना। ठीक, अब देखें ये सिंगल है और ये कितने लोग हैं, 4 लोग। यानी 4 का मतलब इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है और इसका कंसंट्रेशन
कम है। अब क्या हुआ कि अब ये दोनों दिया जाएगा तो जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा वो बाइंड कर गया। अब ये बाइंड कर गया, अब ये टैब को ओपन नहीं कर पाएगा। ये ड्रग देने से भी हमें कोई लाभ नहीं हो गया क्योंकि एंटागोनिज्म हो गया, टैब बंद है। लेकिन जैसे ही इसका कंसंट्रेशन हमने बढ़ाया, यहां देखें इसका कंसंट्रेशन बढ़ गया 1 2 3 4 5 6। अब एगोनिस्ट का कंसंट्रेशन बढ़ गया। जैसे एगोनिस्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ये इसको कहेगा चलो हटो यहां से, इसको यहां से हटाएगा और टैब को क्या कर दिया, ओपन। ठीक है, तो यहां पे एक सिस्टम समझ में आया कि ऐसे दो ड्रग जो एक ही रिसेप्टर पे काम कर, ये भी इसको भी इसी पे काम करना, इसको भी इसी पे काम करना, एक का काम इंक्रीज करना और एक का काम डिक्रीज, यानी यहाँ पे एक टैप ओपन कर रहा है और एक टैप बंद कर रहा है, तो जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा वो काम करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं कंपटीशन। तो यहाँ पे कंपटीशन होगा दोनों में, इसलिए इसको बोला गया कंपिटिटिव। रिवर्सिबल इसलिए बोला गया कि हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, यानी ये इसके इफेक्ट को कम कर सकते हैं। कैसे? इसके कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया जाए, दैट इज कॉल्ड कंपिटिटिव और रिवर्सिबल एंटागोनिज्म। ठीक है। नॉन कंपिटिटिव में क्या कह रहे हैं? नॉन कंपिटिटिव में कह रहे हैं कि एंटागोनिस्ट इनएक्टिवेट द रिसेप्टर, अब ये रिसेप्टर को इनएक्टिवेट कर देगा, सो दैट इफेक्टर कॉम्प्लेक्स विथ एगोनिस्ट कैन बी फॉर्म्ड। ठीक। अब ये कह रहा है कि फेनॉक्सिलबेंजामाइन एंड एड्रेनालिन एट रिसेप्टर, ये कह रहा है कि एंटागोनिस्ट इनएक्टिवेट द रिसेप्टर, ये रिसेप्टर को इनएक्टिवेट कर देगा। जैसे ये नॉन कॉम्पिटिटिव एगोनिस्ट में ये आपका एंटागोनिस्ट थे और ये एंटागोनिस्ट, ये एगोनिस्ट सॉरी, ये क्या हुआ कि इसके साथ बाइंड कर गया, बाइंड करने के बाद इसको इनएक्टिवेट कर दिया। अब इनएक्टिवेट कर दिया, अब इसका कंसंट्रेशन आप बढ़ाते रहो, इसका देखो एक कंसंट्रेशन है और इसका 2 है, लेकिन अब ये काम नहीं करेगा क्योंकि इसने रिसेप्टर को इनएक्टिवेट कर दिया। अब रिसेप्टर को इनएक्टिवेट करने से इसका कंसंट्रेशन बढ़ाने से हमें कोई लाभ नहीं है। जैसे हमने देखा कॉम्पिटिटिव में जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा था वो तो काम किया, लेकिन यहाँ पे अब कंसंट्रेशन बढ़ाने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ कि जो नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट था वो आपके रिसेप्टर को इनएक्टिवेट किया। इनएक्टिवेट करने से अब आपके ड्रग की दूसरे ड्रग की इफिकेसी खत्म हो गई, अब उसके कंसंट्रेशन पर भी कोई डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। ये डिफरेंस है कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म में। ठीक। तीसरा है कि फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म। फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म में कहा जाता है कि बाइंडिंग ऑफ द एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट टू डिफरेंट रिसेप्टर बट देयर एक्शन इज अपोजिट। ठीक। यहाँ पे दोनों अलग अलग रिसेप्टर पे बाइंड करेंगे। अभी क्या हुआ, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव एक ही रिसेप्टर से हमने बाइंड कराया, यहाँ पे दोनों ड्रग अलग अलग रिसेप्टर पे बाइंड करेंगे, लेकिन दोनों का एक्शन क्या होगा, अलग होगा। जैसे एड्रेनालिन हमने यूज किया तो ब्रोंकोडायलेशन कॉज करेगा, और हिस्टामिन यूज किया तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करेगा। अब यहाँ पे हमने एड्रेनालिन लिया और हिस्टामिन, तो एक ने तो ब्रोंकोडायलेशन किया और दूसरा क्या करेगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, तो दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया। तो एंटागोनिज्म सिस्टम में दोनों के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज किया गया, इसलिए एंटागोनिस्ट सिस्टम को पॉइजनिंग सिस्टम में ज्यादा यूज करते हैं, पॉइजन को ट्रीट करने के लिए। जैसे जब मेटल की जब पॉइजनिंग हो गई, तो कोई भी मेटल की पॉइजनिंग हुई तो हम एंटागोनिस्ट देते हैं जो मेटल की पॉइजनिंग की इफिकेसी को क्या करे, कम कर दे। यानी अगर ये कहे सपोज दैट कि हमने क्या किया कि ये जो एगोनिस्ट है ये पॉइजन है, तो हमने एक क्या किया, दूसरा एगोनिस्ट दे दिया। जब एगोनिस्ट दिया तो इसके साथ क्या हो गया, बाइंड कर गया। जब ये बाइंड कर गया तो ये जो पॉइजन है, ये पॉइजन अब इससे बाइंड नहीं करेगा तो पॉइजन का इफेक्ट नहीं मिलेगा। तो एंटागोनिस्ट का यूज हम लोग पॉइजन के केस में, पॉइजन को ट्रीट करने में हम लोग यूज ज्यादा करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, देखो फिर यहाँ पे चार्ट के फॉर्म में मैंने दिया है। अब ड्रग इंटरेक्शन में देखा जाए तो यहाँ पे कहा गया ए बी है, 2 इफेक्ट है, दोनों ए बी को जोड़ दिया गया तो ए बी हो गया, इसी को एडिटिव इफेक्ट किया गया, जैसे एस्प्रिन, पैरासीटामोल, एपिड्रिन, एमिनोफाइलिन। यहाँ कहा गया कि ए प्लस बी दिया गया तो इसका इफेक्ट क्या हो गया, बढ़ गया, इसको सिनर्जिस्टिक, सिनर्जिज्म या पोटेंशिएशन कहते हैं। जैसे सल्फामेथाक्साजोल, ट्राइमेथॉप्रिन, ये आपका एग्जाम्पल है किसका, सेप्ट्रान का, जो हम लोग डीएस यूज करते हैं, सल्फामेथाक्साजोल, ट्राइमेथॉप्रिन एक साथ यूज करने से इसका इफेक्ट क्या होता है, बढ़ जाता है। स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन इंजेक्शन होते हैं। और एंटागोनिज्म में देखा गया कि जो इफेक्ट है वो कम हो रहा है, उसको एंटागोनिज्म बोल रहे हैं। इसमें हम लोगों ने कॉम्पिटिटिव देखा, नॉन कॉम्पिटिटिव देखा और फिजियोलॉजिकल।
तो जिसमें इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, देखिए एक तरह से एग्जांपल आ गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एसिड पॉइजनिंग में यूज करते हैं, एड्रेलिन एंड एसिटाइल कोलिन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे, देखते हैं इडियोसिनक्रेसी, हाइपर सेंसिटिविटी, इसको एलर्जी कहते हैं लोग, इडियोसिनक्रेसी को एलर्जी कहते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनको किसी इंडिविजुअल ड्रग के साथ एलर्जी होती है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उस ड्रग को पेशेंट को नहीं देते हैं। तो कहा गया इट इज एक्सेप्शनल रिस्पॉन्स, मतलब एलर्जी होनी नहीं चाहिए लेकिन किसी किसी को एलर्जी हो गई टू अ ड्रग इन फ्यू इंडिविजुअल पेशेंट। जैसे देखते हैं कि बहुत से लोगों को डस्ट से एलर्जी है, बहुत से लोगों को स्मोक से एलर्जी है, तो इसी तरह से बहुत से लोगों को एक पर्टिकुलर ड्रग के साथ एलर्जी होती है। तो अगर हमें पता चल गया इनके साथ एलर्जी है तो वो ड्रग हम उनको किसी भी डोज में नहीं देंगे। जैसे एस्प्रिन गैस्ट्रिक हेमोरेज यानी गैस्ट्रिक अल्सर कॉज कर सकता है किसी पेशेंट में, अस्थमा जैसे सांस फूलने लगेगी, पेनिसिलिन इरिटेशन, रैसेज ऑन द स्किन, लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, क्विनिन से कान बजने लगते हैं किसी किसी को। तो कुछ ये इस तरह के एक्सेप्शनल रिस्पांस मिलते हैं जो हम मतलब एक्सपेक्ट नहीं किए हैं कि रिस्पांस आएगा, तो किसी किसी इंडिविजुअल पेशेंट में होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इडियोसिनक्रेसी, दैट इज कॉल्ड एलर्जी। तो एलर्जी से आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा कि इडियोसिनक्रेसी क्या है। जेनेटिक डिजीज में देखा जाए तो बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो जेनेटिक डिफेक्ट्स के साथ पैदा होते हैं, उनके अंदर कुछ जेनेटिक डिफेक्ट्स होता है, यानी कुछ एंजाइम्स की डिफिशियंसी होती है। और एंजाइम की डिफिशियंसी होने में क्या होता है कि इसमें कुछ ड्रग कंट्राइंडिकेटेड होते हैं कि हमें नहीं देने चाहिए। ठीक है, अब वो जैसे एग्जांपल देखें कि पेशेंट में जो देखें तो एक एंजाइम होता है ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रेनेज, इसकी अगर कमी है, लैकिंग है इस एंजाइम की, तो शुड नॉट गिवन प्रीमाक्विन, यानी एंटी मलेरियल ड्रग उनको नहीं देनी चाहिए। इससे क्या होगा कि अगर एंटी मलेरियल ड्रग देंगे तो ये क्या आरबीसी को प्रोटेक्ट करता है, अब एंटी मलेरियल ड्रग देंगे तो ये आरबीसी की हिमोलिसिस कॉज कर देगा, तो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन करने लगेगा। तो इस तरह से हम ये देखेंगे कि अगर पर्टिकुलर किसी पेशेंट्स में किसी एंजाइम की डिफिशियंसी है अगर, तो उस पर्टिकुलर केस में हमें वो ड्रग उसको नहीं देनी चाहिए, और वो ड्रग क्या होती है, कंट्रा इंडिकेटेड, कि वो देना ही नहीं चाहिए उसको। ठीक है, ये जेनेटिक डिफेक्ट के साथ आएगा। अब इसके बाद देखते हैं टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब होता है कि आपके अंदर रेजिस्टेंस पावर कितनी है, क्षमता किसी चीज की कितनी है। तो टॉलरेंस में कहा गया कि सम टाइम हायर डोज ऑफ ड्रग इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस रिस्पॉन्स। अब इसका क्या मतलब है कि अगर आप कहा गया कि पैरासीटामोल का 500 mg चाहिए, लेकिन अब पैरासीटामोल का हमने कहा किसी को 650 दे रहे हैं, अब पता चला किसी इंडिविजुअल को 650 की बजाय में भी काम नहीं कर रहा, उसको 700 देना पड़ रहा है। तो ये कहा गया कि जो रिस्पांस था ड्रग का, उस रिस्पांस के लिए हमें हायर डोज देनी पड़ रही है। ठीक, प्रीवियसली हमारा 500 में काम चल रहा था, लेकिन अब उसको 650 देना पड़ रहा है। तो यही कहा गया कि सम टाइम हायर डोज ऑफ ड्रग इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस रिस्पांस। अब हमें ज्यादा डोज चाहिए ड्रग रिस्पांस प्रोड्यूस करने के लिए। ब्रैकेट में लिखा गया प्रीवियसली लेस डोज वाज रिक्वायर्ड, यानी पहले हमें कम डोज चाहिए था। इस फिनोमिना को हम लोग कहते हैं टॉलरेंस, यानी अब हमारी ड्रग टॉलरेट हो चुकी है 500 mg पैरासीटामोल से, अब हमको कितना चाहिए, 650। इसी तरह से हो सकता है इन फ्यूचर हमें कितनी जरूरत पड़े, 700। तो ये जो इसको हम लोग कहते हैं टॉलरेंस, और ये टॉलरेंस 3 तरह के यहाँ पे दिए गए, एक तो नेचुरल टॉलरेंस, एक्वायर्ड टॉलरेंस और क्रॉस टॉलरेंस। नेचुरल टॉलरेंस में कहा गया कि सम रेसेज आर इनहेरेंटली लेस सेंसिटिव टू द सम ड्रग। तो इनहेरेंटली मतलब जेनेटिकली बाय बर्थ किसी किसी में क्या होते हैं, कुछ ड्रग कुछ पेशेंट्स कुछ ड्रग के लिए रेजिस्टेंस उनके अंदर ऑलरेडी डेवलप है, उनको देने से कोई लाभ नहीं है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा गया कि रैबिट और ब्लैक रेसेस जो अफ्रीकन होते हैं, वो एट्रोपिन के खिलाफ क्या होते हैं, टॉलरेट होते हैं। यानी जो ब्लैक रेसेस हैं जो अफ्रीकन हैं, उन पे एट्रोपिन काम नहीं करती, लेकिन हम लोगों पे एट्रोपिन काम करती है। और एट्रोपिन कहाँ यूज करते हैं, प्यूपिल को डायलेट करने के लिए, जो आई में प्यूपिल होता है उसको डायलेट करने के लिए यूज करते हैं। और ये एट्रोपिन सबसे ज्यादा कौन यूज करते हैं, जो आंख के डॉक्टर होते हैं। जब आंख चेक कराने जाते हैं आप, तो जब आप आंख चेक कराने जाते हैं तो एक ड्रॉप डालता है और कहता है आधे घंटे बैठिए हम चेक करेंगे। वो प्यूपिल को डायलेट करके देखता है कि आपके आंख की क्या कंडीशन है और अच्छे से चेक करता है। तो ये एक टॉलरेंस नेचुरल होती है, बाय बर्थ होती है। एक्वायर्ड टॉलरेंस मतलब जिसको गेन किया जाए। गेन करने का मतलब बाय द रिपीटेड यूज ऑफ ड्रग इन इंडिविजुअल फॉर लॉन्ग टाइम रिक्वायर्ड लार्ज डोज टू प्रोड्यूस सेम इफेक्ट।
अब क्या कहा गया कि बाय रिपीटेड मतलब क्या हो गया, रिपीट, बार बार आप कोई ड्रग यूज कर रहे हैं, ठीक, रिपीट करके बहुत लॉन्ग टाइम तक यूज कर रहे हैं, तो हो सकता है कि इन फ्यूचर अब उसका आपको हायर डोज यूज करना पड़े विथ नॉर्मल डोज प्रीवियसली। तो इसको कहते हैं एक्वायर, क्योंकि आपने ये क्या किया, ड्रग को बहुत लॉन्गर टाइम तक यूज करके आपने उसकी डोज की यानी इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा लिया। इसको हम लोग कहते हैं एक्वायर्ड टॉलरेंस। क्रॉस टॉलरेंस किसको कहते हैं, इस डेवलपमेंट बाय द फार्माकोलॉजिकल रिलेटेड ड्रग। तो ये जो है टॉलरेंस जो होता है फार्माकोलॉजिकली रिलेटेड ड्रग होता है, क्योंकि जो ड्रग हमने यूज किया उसके फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स में आपको क्या मिल गया, टॉलरेंस। अब इस टॉलरेंस का देखें एग्जाम्पल देखें, तो अल्कोहलिक्स आर रिलेटिवली मोर टॉलरेंट टू सेडेटिव ड्रग्स, ठीक। तो अल्कोहल जो पीते हैं वो उनको अगर सेडेटिव ड्रग दिया जाए तो उससे टॉलरेट है, क्योंकि अल्कोहल में भी इस तरह के डिप्रेशन सिस्टम होते हैं और सेडेटिव ड्रग देखें। तो यहाँ पे कहा गया कि ये जो टॉलरेंस डेवलप हुआ फार्माकोलॉजिकल रिलेटेड यानी किसी ड्रग से आपका डेवलप हुआ। स्मोकर कैन टॉलरेट निकोटीन, जो स्मोकर्स होते हैं वो निकोटीन से बेटर टॉलरेट होंगे क्योंकि वो बार बार निकोटीन दिए। एल्कोहलिक पर्सन कैन टॉलरेट मोर एल्कोहल। अब एल्कोहलिक पर्सन कैन टॉलरेट मोर एल्कोहल, यानी किसी को जब स्टार्टिंग में एल्कोहल दीजिए तो उसको इफेक्ट जल्दी मिलेगा, फिर वो धीरे धीरे जब अल्कोहल पीता है, अल्कोहल लेता जा रहा है तो धीरे धीरे क्या होगा, वो कहेगा अभी हम 250 में लेते थे हमें दिक्कत होती थी, कुछ दिन बाद कहेगा हम 500 में ले रहे हैं हमें कोई दिक्कत नहीं, कुछ दिन कहेगा हम 1 लीटर ले रहे हैं, खंबा ले रहे हैं हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो ये क्या होगा, टॉलरेंस उसके अंदर डेवलप होती चली जाती है, ये इसे हम लोग बोलते हैं टॉलरेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें टैकीफाइलेक्सिस। टैकी मतलब होता है फास्ट, फाइलेक्सिस मतलब होता है प्रोटेक्शन। ये भी एक तरह का टॉलरेंस ही है, लेकिन इज रैपिड डेवलपमेंट ऑफ द टॉलरेंस। वहां पे टॉलरेंस में कहा गया कि एक तो नेचुरल टॉलरेंस था, एक आपका एक्वायर्ड टॉलरेंस में कहा गया कि लंबे समय तक अगर आप कोई ड्रग यूज करते हैं तो उससे टॉलरेंस आपको डेवलप हो जाती है। जैसे कहा गया अल्कोहल ने क्या कि आज आपने लिया और कल टॉलरेंस डेवलप हो गया। अल्कोहल लंबे समय तक जब आप यूज करते हैं तो आप अल्कोहल की क्वांटिटी बढ़ाते हैं तब आपको इफेक्ट मिलता है, ठीक। तो ये वो आपका टॉलरेंस हो गया। लेकिन टैकीफाइलेक्सिस में क्या होता है कि तुरंत आपने लिया और आपका रेजिस्टेंस डेवलप हो गया। व्हेन डोज ऑफ ड्रग इज रिपीटेड इन क्विक सक्सेशन अ रिडक्शन इन द रिस्पॉन्स अकर, यानी आपका डोज बढ़ रहा है और रिस्पॉन्स कम हो रहा है, ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं टैकीफाइलेक्सिस, और ये ज्यादातर एफेड्रिन और निकोटीन में देखने को मिलता है। इसके बाद मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस है। मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस में क्या होगा, चेंजेस इन वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, acid base balance, body temperature and other physiological factor may modify the effect of the drug। ये ड्रग के इफेक्ट को मॉडिफाई करेंगे। कैसे मॉडिफाई करते हैं मेटाबॉलिक, जैसे सैलिसिलेट रिड्यूस द बॉडी टेम्परेचर इन ओनली इन केस ऑफ इंडिविजुअल हैज राइज इन द बॉडी टेम्परेचर, ठीक। दे हैव नो एंटीपायरेटिक इफेक्ट इफ द बॉडी टेम्परेचर इज नॉर्मल। अब यहाँ पे कहा गया कि सैलिसिलेट है, जैसे मान के देखें पैरासिटामोल अगर आपको एग्जाम्पल दें तो ये बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है, डिक्रीज करता है। लेकिन ये बॉडी टेम्परेचर अगर पैरासीटामोल 2 कंडीशन में ले, एक तो फीवर के कंडीशन में ले और एक जब आपको फीवर नहीं है, नो फीवर। फीवर के कंडीशन में जब पैरासीटामोल लेंगे तो ये टेम्परेचर को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। लेकिन जब फीवर नहीं है तब पैरासीटामोल लें तो ये कोई इफेक्ट नहीं शो करेगा, यानी इसका टेम्परेचर रिड्यूस करने का काम है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी भी लें तो टेम्परेचर आपका रिड्यूस करता चला जाएगा, ठीक। इसी को कहते हैं मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस, यानी ये जो कंडीशन है जैसे एसिड बेस बैलेंस, बॉडी टेम्परेचर, ये इफेक्ट के ड्रग को मॉडिफाई करेगा। यानी आपका इफेक्ट जब बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा तभी आपको एंटीपायरेटिक का इफेक्ट मिलेगा, अदरवाइज आपको एंटीपायरेटिक का ड्रग का इफेक्ट नहीं मिलेगा। यानी अगर आपको बुखार नहीं और पैरासीटामोल खाएं तो आपको कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा, जबकि उसका काम है बॉडी टेम्परेचर को कम करना। लेकिन अगर वो बॉडी टेम्परेचर है तब आपका पैरासीटामोल भी काम करेगा, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं 2 चीजें और है, हैबिचुएशन या एडिक्शन। तो पहले देखें हैबिचुएशन क्या है। हैबिचुएशन और एडिक्शन अलग अलग है, ये दोनों एक साथ लिखा गया है। हैबिचुएशन हैबिट और एडिक्शन मीन्स होता है लत लगना किसी की। तो हैबिचुएशन इज द कंडीशन व्हेन पेशेंट कंटिन्यू टू बी अंडर इमोशन एंड फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस रादर देन कंपल्शन। कंपल्शन को हम लोग कहते हैं मजबूरी। तो ये कहा गया कि हैबिचुएशन एक कंडीशन है जो इसमें पेशेंट कंटिन्यू है अंडर इमोशन, इमोशन में भी कंटिन्यू कर सकता है, या एक फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंसी है।
लेकिन कंपल्शन नहीं, उसकी मजबूरी नहीं है। जैसे टी, कॉफी, टोबैको, च्यू द बीटल नट यानी पान, ठीक। तो टी हम लोग लेते हैं तो टी की क्या हैबिट है हम लोग की कि भाई हमें टी मिल जाए तो ठीक है, लेकिन टी हमको अगर नहीं मिला तो भी हमें कोई बहुत बिगेस्ट प्रॉब्लम नहीं आ रही, ऐसे सिस्टम को हम लोग कहते हैं हैबिचुएशन, ठीक है। यानी टी एक फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस हो सकती है, एक इमोशनल सिस्टम होता है कि भाई चाय शाम को मिल गई होती तो ठीक था, नहीं मिला तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमारे बॉडी में कोई अनयूजुअल रिस्पॉन्स उससे नहीं आया, ठीक। देयर इज नो फिजिकल डिपेंडेंस, हेंस द कंडीशन कैन बी कंट्रोल्ड और टैकल। तो फिजिकल डिपेंडेंस नहीं है कोई, ठीक। फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस तो फिजिकल नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल और टैकल कर सकते हैं। यानी चाय नहीं मिली तब भी काम हो गया, कंट्रोल कर लिया, चाय अगर ज्यादा पी रहा है तो कम कर दी, टैकल कर लिया उसको, चलो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एडिक्शन क्या है, एडिक्शन में कंपल्शन आ जाता है, कंपल्शन मजबूरी आ जाती है। एडिक्शन इज अ कंडीशन व्हेन द पेशेंट कंटिन्यू टू बी अंडर साइकिक एंड फिजिकल डिपेंडेंस ऑन द ड्रग। अब यहां पे फिजिकल डिपेंडेंस आ गई। दिस इज कैरेक्टराइज बाय द कंपल्शन, मजबूरी है उसकी, बाय टेकिंग ड्रग, टेंडेंसी टू इंक्रीज द डोज एंड हाई टेंडेंसी टू विड्रॉल सिम्टम। हाई टेंडेंसी टू विड्रॉल सिम्टम का मतलब होता है निकालना। निकालने का मतलब यहाँ पे हमने अगर ड्रग को छोड़ दें तो उससे हमको सिम्टम मिलेगा। सिम्टम मीन्स उसको उसके अंदर एक सिम्टम क्रिएट होगा, यानी बॉडी में क्रैक होंगे, बॉडी में क्रैम्प्स होंगे, मेंटल डिस्टर्बेंस होगा, यानी उसको एक तरह से लगेगा कि वो पागल हो गया जब तक उसको ड्रग नहीं मिलेगी, ठीक, जब तक वो ड्रग नहीं लेगा। तो ऐसे सिस्टम को विड्रॉल सिम्टम कहते हैं और इसी सिस्टम को हम लोग कहते हैं एडिक्शन। मीन्स लत लग गई है उसकी, कि मतलब कि अगर वो दवा या मेडिसिन, वो जो भी चीज की एडिक्शन हुआ है, अगर वो चीज नहीं मिल रहा है तो उसके अंदर क्या एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उससे एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स आएंगे। जैसे अल्कोहल स्टार्टिंग तो ठीक है, हैबिट से किस में कन्वर्ट होता है, एडिक्शन। यही हैबिट क्या है, एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। ओपियम, कोकेन, हीरोइन, मॉर्फिन, एलएसडी लीड टू कंडीशन ऑफ एडिक्शन। तो जिसको चरस, गांजा, अफीम कहते हैं, ये जो चीज अल्कोहल है, ये सारी चीजें यही हैं। ये जितने ओपियम, कोकेन, हीरोइन देख रहे हैं, इसको हम लोग नार्कोटिक्स ड्रग बोलते हैं। नार्कोटिक्स मीन्स जिससे एडिक्शन कॉज होता है। तो अगर इन ड्रगों को अगर डॉक्टर यूज करते हैं तो अगर देखें तो जब भी उस पर NRX लिखा होता है, NRX, N का मतलब होता है नार्कोटिक्स ड्रग, और ये ड्रग बिना प्रिस्क्रिप्शन को तो देना ही नहीं किसी भी पेशेंट को, क्योंकि इन ड्रग से क्या होती है, एडिक्शन कॉज होता है, ठीक है। तो कभी भी अगर आप ड्रग पे देखें NRX लिखा हुआ हो, अगर आप जो भी ड्रग परचेज करते हैं, तुरंत समझना चाहिए कि उसमें कोई ना कोई ऐसा कंपोनेंट है जिससे एडिक्शन कॉज होगा, तो उसको हम लोग नार्कोटिक्स ड्रग बोलते हैं। सो सच ड्रग नीड स्पेशल प्रिकॉशन। ऐसे ड्रग को बहुत स्पेशल प्रिकॉशन से यूज करना चाहिए ताकि पेशेंट के अंदर एडिक्शन कॉज ना हो। तो हैबिट और एडिक्शन में फर्क है। हैबिट को हम लोग छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर एडिक्शन आ जाता है तो उसे छोड़ने में बड़ी डिफिकल्टीज होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे विड्रॉल हम लोग को सिम्टम आते हैं पेशेंट के अंदर, और सिम्टम के नाते वो उसको छोड़ नहीं पाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट पोसोलॉजी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं फैक्टर्स में, और ज्यादातर ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, और या फिर अगर शॉर्ट क्वेश्चन में जो इसके एक एक चीजें हैं, जैसे एंटागोनिस्ट है, एंटागोनिस्ट को अगर पूछा गया तो एक एंटागोनिस्ट पूछा जा सकता है, कंपिटिटिव, नॉन कंपिटिटिव एंटागोनिस्ट क्या है, इस तरह से पूछा जा सकता है। एगोनिस्ट पूछा जा सकता है, एंटागोनिस्ट पूछा जा सकता है, जैसे इडियोसिनक्रेसी, इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो पूछा जाएगा व्हाट इज द फैक्टर्स अफेक्ट द डोज ऑफ ड्रग, तो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो पोसोलॉजी आपको दिमाग में रखना है, जो हमारे ड्रग के डोज के साथ डील करता है, और बहुत सारे फैक्टर्स हमने देखे, वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डोज बढ़ रही है, डोज कम हो रही है, और बहुत सारे ड्रग्स हमने देखा जिसमें हमें बहुत स्पेशल प्रिकॉशन लेके चलना है, जिससे एडिक्शन जिसमें कॉज हो रहा था, ठीक है। तो कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। तो लास्टली, बी हैप्पी विद यू, हु यू आर एंड हाउ यू लुक। थैंक यू।